चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लास रही थी उस क्लास में हमने पढ़ा था, दो टॉपिक हमने क्लियर कर दिए हैं फर्स्ट यूनिट के, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पृथ्वी या जो अदर प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है हमारी, उस पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर इन द सेंस हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जाते हैं तो वहां पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, कैसा सिस्टम वहां पर हमें देखने को मिलता है। ये दो चैप्टर्स हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरा जो अभी फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे कहा जाता है सम स्थिति। नाम से भी पता चलता है कि समान स्थिति। अब इस समान स्थिति को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये सम स्थिति होती क्या है। तो सम स्थिति का अर्थ, जैसे कि इसका जो अर्थ है वो अंग्रेजी में लिया गया है आइसोस्टेसी। आइसो का अर्थ होता है समान, और स्टेसी यानी उसकी स्थिति। इसको भी हम समझेंगे कि इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, कहां से ये वर्ड ओरिजिन हुआ। सबसे पहले हम सम स्थिति को देखते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन है, उसमें आप पिक्चर देखेंगे कि अर्थ पर हमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अर्थ पर आपको कुछ प्लेन्स मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, काफी नीचे होते हैं। हम अगर पठारों की बात करें तो पठार मैदानों से कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ पर्वतीय मैदान मैदान मिलेंगे, कुछ तट के आसपास के मैदान मिलेंगे, और कुछ उससे भी छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यानी अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर आपको अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उस स्ट्रक्चर्स को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले पहाड़ से स्टार्ट करें, ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, सबसे ऊपर पहाड़, फिर नीचे इस प्रकार से प्लेट्यूज, प्लेट्यूज से नीचे जो होता है वो हमारे मैदान होता है, और मैदानों से नीचे जो होता है वो होता है हमारी सागर की तली, वो काफी नीचे होता है। ठीक है? अगर हम इसको एक ही लाइन में इस प्रकार से रखें तो आप देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बताते हैं। सबसे बड़े यहाँ पर आपको दिखेंगे पर्वत, यानी जो माउंटेन्स है वो काफी मोटे हैं और सबसे बड़े हैं। तो M फॉर माउंटेन्स, फिर P फॉर, यहाँ पर मैं प्लेट्यूज की बात कर लेता हूँ। ये है हमारे मैदान, प्लेन्स, और ये जो है हमारा कोस्ट। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है। इसमें से सबसे बड़ा है माउंटेन्स, और सबसे जो छोटा है वो कोस्टल रीजन का कह सकते हैं कि क्षेत्र है, वो काफी छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, हमें पता है कि पृथ्वी रोटेट भी होती है और अपने आप को रिवोल्यूट भी करती है, यानी परिभ्रमण भी करती है और परिक्रमण भी करती है। तो कैसे ये बैलेंस रहता है कि बड़े बड़े जो पर्वत है वो भी यहाँ पर स्थिर है, छोटे छोटे से जो मैदान है वो भी यहाँ पर स्थिर है। तो बैलेंस कैसे बनता है, कैसे बड़े भाग और छोटे भाग एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखते हैं, इसी से रिलेटेड जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है सम स्थिति या आइसोस्टेसी। इसको हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस बनता है और किस प्रकार से ये बैलेंस वर्क करता है। फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर या कैसे शुरू हुआ। तो जैसे कहा गया है कि परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों, ये है आपका रोटेट। जो रोटेट करती हुई जो अर्थ है उसके ऊपर, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण, इसको हम समझ सकते हैं। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं क्लास लूंगा आपकी इस संबंधित। देखिए, परिभ्रमण, परिभ्रमण का अर्थ होता है कि कोई भी, जैसे कि हम एक लट्टू का उदाहरण ले लेते हैं कि ये हमारा लट्टू है, ठीक है, लट्टू से परिचित होंगे आप, इसके नीचे की
ये हो गई मेरी इसकी नोक, ठीक है। और ये लट्टू अगर अपने ही स्थान पर इसी नोब पर घूम रहा है, ठीक है, इसी नोब पर घूम रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिवोल्यूट कर रहा है, वो परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है। अगर ये लट्टू अपने स्थान पर घूमते घूमते वो स्थान भी बदल रहा है, कभी लट्टू यहां पर आ गया, आप समझ पा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं, घूमते घूमते ये लट्टू हमारा यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, इस प्रकार से ये घूम रहा है, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है। तो जब परिक्रमा करता है तो उसे कहते हैं हम रिवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो अपने स्थान पर घूम रही है, तो उस घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, उसमें से कुछ पर्वत है, कुछ पठार है, कुछ मैदान है, कुछ माउंटेन्स है, कुछ प्लेट्यूज है और कुछ प्लेन्स है, एवं कुछ गहराई में स्थित क्षेत्र है जिसमें से कुछ झीलें हैं, कुछ समुद्र है। उनमें भौतिक यानी फिजिकली एंड यांत्रिक यानी मैकेनिकली जो स्थिरता पाई जाती है, उसी को या उसी दशा की संतुलन की दशा को, जो बैलेंस बना रहता है, उसको हम भू संतुलन कहते हैं। कैसे पर्वत अपने जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, हमें पता है, अपने स्थान पर भी घूम रही है, यानी वो परिभ्रमण कर रही है, वो रोटेट हो रही है, इसके साथ साथ वो अपने आप को रिवोल्यूट भी कर रही है, सन के अराउंड यानी सूरज के चारों ओर वो परिक्रमा भी करती है। तो ऐसे में कैसे पर्वत, पठार और मैदान, झीलें, समुद्र अपने आप को स्थिर रखते हैं, वहीं पर बनाए रखते हैं, वो हिलकर गिरते नहीं हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हमारा आइसोस्टेसी या भू संतुलन या सम स्थिति। अब बात करते हैं कि जो ये जो वर्ड है आइसोस्टेसी, ये आइसोस्टेसी वर्ड है, कहां से ओरिजिन होता है, तो ये ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मेन वर्ड जो है वो है आइसोस्टेशियस, आइसोस्टेशियस, और उसका अर्थ होता है सम स्थिति, समान स्थिति। कैसे भी हिला दीजिए आप, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, स्थिति जो है वो समान रूप से बनी रहेगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस प्रकार की स्थिति को कहा जाता है सम स्थिति। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इस वर्ड को समझाने से पहले डटन, ये आपका जियोलॉजिस्ट है या जियोग्राफर है, जिन्होंने कहा कि ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम होगा। डटन क्या कहता है कि जो भाग जितना ऊंचा है उसकी डेंसिटी कम होगी, यानी पर्वतों का जो डेंस है वो कम है, भले ही वो दिखा हुआ बड़ा ऊंचा दिखता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो कम है, वो कम कठोर है, तथा नीचे धसे हुए भाग जो छोटे नजर आते हैं, उनका जो डेंसिटी होगा वो अधिक होगा। डेंसिटी को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि डटन कहते हैं कि ऊंचे उठे हुए भाग यानी जो पर्वत है वो रुई के ढेर के समान है, कपास या रुई का जो ढेर होता है उसके समान है, दिखने में बहुत बड़ा, स्थान भी ज्यादा घेरता है, लेकिन अगर वजन देखें तो वजन उसका आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से नीचे धसे हुए भाग यानी जो भाग गहराई में धसे हुए हैं, वे भाग अपना घनत्व अधिक रखते हैं, उनका डेंसिटी अधिक है। जैसे कि हम लोहे का एक बाट देख लें, तो बाट जो होता है दिखने में काफी छोटा होता है, लेकिन वो काफी भारी होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऊंचे उठे भाग है उनका घनत्व कम होगा। यहाँ पर संभावना दिखा रहे हैं, अभी तक चेक नहीं किया गया है कि कम है या ज्यादा है। तो डटन ने सबसे पहली बार कहा कि ऊंचे उठे हुए भाग है उनका घनत्व कम होगा,
और जो नीचे धसे हुए भाग है उनका घनत्व अधिक होगा, तभी सभी का भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। यानी ऊंचे उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग अपने आप को इस लाइन पर बैलेंस रखते हैं। ये नीचे वाली अगर मैं लाइन बना दूं कि ये लाइन है, इस पर सभी का भार बराबर है। क्यों बराबर है? कि अगर ये 10 किलो का है, ठीक है, तो ये दिखने में भली छोटा हो, ये भी 10 किलो का है। ये उससे भी मिडिल में है, ये भी 10 किलो का है। यानी कहने का अर्थ ये है कि पर्वतों का जो डेंसिटी है, वो अगर 10 के बराबर मान लिया जाए, तो पठारों का भी 10 है और मैदानों का भी 10 है। दिखने में भले ही अंतर है, लेकिन इनका डेंसिटी है वो एक समान होगा। या फिर ये जो बड़े दिखते हैं उनका घनत्व तो कम होगा और इनका घनत्व अधिक होगा, तभी ये अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हैं। आगे हम कई उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे कि क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, किन किन विद्वानों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि इस रेखा या आधार तल को समदबाव तल, आइसो प्रेशर के रूप में हम जान सकते हैं। समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कह सकते हैं। यानी एक ऐसा तल जहां पर सभी का दबाव समान है। यह एक ऐसा तल है जहां पर सभी का भार बराबर है। ये एक ऐसा तल है जहां पर क्षतिपूर्ति होती है। अगर कम होता है तो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हम अगर किसी चीज को तोलने का प्रयास करें और तोलते समय अगर देखें कि किसी का भार कम है, तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस करने के लिए हम एक चीज को दूसरी तरफ रख कर उसका बैलेंस बनाते हैं। तो इसको इस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। फिर कहा गया है कि भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अमेरिका के भू वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट थे डटन द्वारा 1889 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और उसमें समझाया कि आइसोस्टेसी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग उस दशा के लिए किया गया, उस सिचुएशन के लिए किया गया जिसमें कहा गया कि जिसके अनुसार भूपटल यानी जो हमारा क्रस्ट है, उसके ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न खंड, क्रस्ट के ऊपर महाद्वीप आपका कॉन्टिनेंट पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, और ओशियन की दो डेप्थ में पाए जाने वाला जो उसका बेस है, सागर की तली, वो भी वहां पर पाई जाती है। इन सभी की अलग अलग ऊंचाई होते हुए भी घूमती हुई पृथ्वी पर ये संतुलित रूप से स्थित है। यानी इस स्थिति को के घूमती हुई पृथ्वी पर महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, सागर की तली कैसे अपने आप को बैलेंस रख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है भू संतुलन या आइसोस्टेसी। अब पता कैसे चला कि इस प्रकार की चीजें भी होती है? तो भारत के सर्वे जनरल थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही नेपाल में स्थित जो एवरेस्ट पीक है उसका नामकरण किया गया। वो हमारे भारत के सर्वेयर जनरल थे। सर्वेयर जनरल या सर्वेयर जो डिपार्टमेंट है, उनका कार्य होता है हमारे भूभाग पर विभिन्न नक्शों का निर्माण करना, विभिन्न मानचित्रों का निर्माण करना। तो इन्होंने 1859 में 1859 में सिंधु और गंगा के मैदान में अक्षांश निर्धारण हेतु एक भू सर्वेक्षण कार्य किया। यानी वो सर्वे कर रहे थे और सर्वे कर रहे थे सिंधु गंगा मैदान के पास। वहां पर उन्होंने देखा कि दो स्थान है, एक है कल्याण और एक था कल्याणपुर।
तो उन्होंने एक त्रिभुजीकरण विधि द्वारा अक्षांशों की माप लेनी चाहिए। ये एक विधि है जिसमें त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि से नाप, क्योंकि उस समय उपकरण नहीं थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि अक्षांशीय माप का जब निर्धारण किया गया था, उसके निर्माण के लिए एक पेंडुलम उपकरण होता है। पेंडुलम आपने देखा होगा कि घड़ी के नीचे इस प्रकार से एक घूमने वाला पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम, ठीक है, घड़ी के ठीक नीचे घूमने वाला जिसे घंटा कहता है। तो ये जो घूमता है पेंडुलम, ये पेंडुलम जो होता है चुंबकीय क्षेत्रों से आकर्षित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्रों से जो आकर्षण इसका पाया जाता है, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि जो पेंडुलम था, वो पेंडुलम अब हिमालय के पास था। तो हिमालय को माना जाता था उस समय कि हिमालय का जो निर्माण है वो भारी पदार्थों से हुआ है। तो भारी पदार्थों से हुआ है यानी उसके अंदर चुंबक जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो चुंबक जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, इसका मतलब ये जो पेंडुलम था वो आकर्षित होना चाहिए था हिमालय की तरफ, यानी हिमालय की तरफ उसे मूव करना चाहिए, क्योंकि चुंबक जिस तरफ होगा या जिस तरफ इसको खींचा जाएगा उस तरफ ये फ्रीली उसकी तरफ मूव करेगा। लेकिन उस समय उन्होंने देखा कि हिमालय की तरफ जितना इसे पेंडुलम को जाना चाहिए था उतना ये नहीं गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हिमालय का जो निर्माण है वो ऐसे पदार्थों से हुआ है जिसके अंदर भारी पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो यही यहाँ से आधार मिला कि हिमालय जो पर्वत बड़ा दिखता है उसमें वास्तव में ऐसे बड़े पदार्थ या भारी पदार्थ नहीं पाए जाते हैं जो चुंबकीय शक्ति रखते हैं। भारी पदार्थ का अर्थ है जैसे कि लोहे और निकल जैसे पदार्थ हिमालय के अंदर नहीं मिलते हैं, यानी हिमालय दिखने में बड़ा है लेकिन अंदर से खोखला है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से समझ में आता है लोगों को कि जो भाग ज्यादा ऊंचा दिखता है वो अंदर से, या जो जितना मोटा दिखता है वो उतना शक्तिशाली होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जो पतला है वो भी शक्तिशाली हो सकता है। तो यहां से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की और पाया कि जो ऊंचा भाग दिखता है उसका घनत्व कम है। तो यहाँ पर अक्षांशीय माप में उनके 5.236 मिनट का फर्क आया। यहीं से बात शुरू होती है और इसकी अंतर को देखने के लिए कि ये अंतर कहाँ से आया, तो इस अंतर को जानने के लिए कई विद्वान हुए जिसमें एरी और प्राट प्रमुख हैं। इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए कि ये अंतर आया तो क्यों आया। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, इन्होंने समझाया कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा तभी इस प्रकार की स्थिति बनी है। तो यहाँ से भू संतुलन के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं और भू संतुलन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम एरी को पढ़ेंगे, प्राट को पढ़ेंगे, हिस अलग अलग जो कह सकते हैं कि विद्वान हिस्कैनन आएगा, आर्थर होम्स आएगा, जॉली आएगा, हैफोर्ड एंड बोवी आएगा। तो उन सभी को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि ये कैसे अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है जॉर्ज एरी का मत। जॉर्ज एरी ने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया, तो जॉर्ज एरी कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, अभी आप समझ गए होंगे क्योंकि क्रस्ट हमने पढ़ चुके हैं, सबसे ऊपरी जो भाग है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वह अधिक घनत्व वाले अध स्तर, अध स्तर का अर्थ है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वह भाग जो मेंटल के बारे में मैंने कहा था, सबस्ट्रेटम यानी जो मेल्टिंग पदार्थ या जो मेल्टेड जो रॉक्स है जहां पर पाई जाती है, गली हुई चट्टानें जहां पर मिलती हैं जिसे हम मेंटल कहते हैं। तो मेंटल में तैर रही है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो सियाल है यानी जिस पर पर्वत पठार मैदान झीलें समुद्र की तली पाई जाती हैं, वह भाग जो 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, वह भाग
मेंटल यानी सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल क्या है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम इज ए सियाल। ये क्लासिफिकेशन दिया था स्पेस ने। सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो फर्स्ट जो परत है आपकी सियाल, मिडल वाली जो है इंटरमीडिएट जो है आपकी सीमा, और उसके अंदर का जो मैटर जो रहता है परत, वो कहलाता है निफे। तो ये कहते हैं कि जो सियाल है, जो सबसे बाहरी जो परत है, वह इंटरमीडिएट जो परत है जिसे सीमा कहा जाता है के ऊपर तैर रही है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सीमा है या जो हमारा मेंटल है वो पानी के समान है, लिक्विड में है, और जो हमारा क्रस्ट है वो एक नाव के समान है जो उस पर तैर रही है। ठीक है। वो कहते हैं कि विभिन्न स्तंभ का अर्थ है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, जो भी स्ट्रक्चर्स है, उन सभी का घनत्व बराबर है, सभी की डेंसिटी इक्वल है। डेंसिटी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन उनकी जो गहराई है वो अलग अलग है। यानी जितने भी जो पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, चाहे पर्वत दिखने में काफी ऊंचा है, पठार उससे छोटा है, मैदान उससे भी कम गहरा है, लेकिन ये सभी जो पद है स्ट्रक्चर्स, उन सभी की डेंसिटी इक्वल है, सभी का घनत्व बराबर है। उनकी गहराई में अंतर है। उनकी जो गहराई यानी जमीन के अंदर जो जितना बाहर दिखता है उतना ही गहरा वो अपना स्थान रखता है। तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा और एक उदाहरण के तौर पर कहा कि अगर हम एक बात करें कि एक जो बर्फ का टुकड़ा जिसे आइसबर्ग कहते हैं, आइसबर्ग जो होता है, अगर वो आइसबर्ग अगर तैर रहा है पानी के ऊपर, बर्फ का बड़ा सा शिलाखंड, तो उसका 9 गुना भाग पानी के अंदर रहेगा। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई जहाज पानी पर अपने आप को स्थिर रख रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि उस जहाज का जितना वजन है, उसका 90% जो वजन है वो पानी के अंदर डूबा रहे। केवल 10% जो वजन रहेगा वह पानी से बाहर रहेगा, तभी वह तैर सकता है। इसी को उसने समझाने का प्रयास किया है कि जो प्लावी हिमशैल जिसे आइसबर्ग कहा जाता है, वह जब जल पर तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। ठीक है। इस चीज को उसने समझाने के लिए कहा कि एरी कहते हैं कि विभिन्न स्थल खंडों की जो तुलना उसने पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों या बर्फ के टुकड़ों से की। वो कहते हैं कि लकड़ी के टुकड़े जिसका सबका घनत्व एक जैसा है, और या फिर इसको नाम दिया है बर्फ के टुकड़ों, आइसबर्ग से की जा सकती है। अधिक ऊंचे भाग अधिक गहराई तक प्रविष्ट है। यानी जो भाग जितना अधिक ऊंचा हुआ है वो उतनी ही अधिक गहराई तक अपनी जड़ रखता है, काफी गहराई तक वो पाया जाता है। जबकि जो कम ऊंचे भाग होते हैं वह अध स्तर यानी सब स्ट्रेटम जो है में कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, यानी कम गहराई तक वो गहराई में पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि पर्वतों की जड़ें होती हैं। अब पर्वतों की जड़ किस प्रकार से होती है, तो उसको समझाने के लिए उसने कहा कि विभिन्न ऊंचाई वाले जो पदार्थ है, जो स्ट्रक्चर्स है, पर्वत, पठार और मैदान, तो विभिन्न ऊंचाई वाले ये जो स्ट्रक्चर्स है वो समान घनत्व के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? तो आप इस चित्र को देखिएगा, तो उसमें कहा है कि समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े उसने प्रयोग के लिए लिए। ठीक है। सभी का जो डेंसिटी है वो इक्वल है, एक समान घनत्व के हैं, और उन्होंने लेकिन साइज में फर्क है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं।
उनको उसने एक पानी से भरे हुए बर्तन के अंदर डुबोया और पाया कि जो भाग जितना ऊंचा था उसने उतनी ही गहराई तक अपना स्थान बनाया। जैसे कि ये बीच वाला टुकड़ा ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा गहराई पर अपना स्थान बना रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ये सबसे बड़ा है, जो जितना बड़ा होगा उतनी ही गहराई तक अपने लिए स्थान बनाएगा। इस कारण इस प्रकार का जो नियम जो एरी ने दिया उसको तेराव का नियम भी कहा जाता है। तेराव का नियम या प्लवन का नियम भी कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोएशन भी कहते हैं, तेराव का नियम भी कहते हैं इसे। इसे एरी का जड़ नियम भी कहते हैं, क्योंकि वो जड़ की बात करता है। अब जड़ को हम समझते हैं, हम हिमालय की अगर जो ऊंचाई है, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848। यहाँ पर मैं हिमालय की चोटी बना देता हूँ। मान लीजिए आपकी हिमालय की सबसे ऊंची पीक जो है वो धरातल से, इसकी जो ऊंचाई है मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई है वो है आपकी कितनी, 8,848 मीटर। ठीक है। अब जो एरी का मत है वो कहता है कि जो जितना भाग ऊंचा उठा हुआ है उतनी ही गहराई तक अपनी जड़ रखेगा। अब वो गहराई कितनी होगी कि अगर उसको एक भाग ऊपर रखना है तो उसके 9 भाग कितने होंगे, 9 गुना भाग कहाँ होंगे, जमीन के अंदर होंगे। यानी 8,800 मीटर यानी 9 किलोमीटर वो बाहर है। ठीक है, लगभग 9 किलोमीटर बाहर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 8,848 मीटर का हिस्सा अगर बाहर है तो इसको अगर हम गुणा करते हैं 9 से, क्योंकि 9 भाग उसको जमीन के अंदर भी होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है लगभग 79632 मीटर। लगभग 80 किलोमीटर की गहराई तक वो अपनी जड़ रखेगा, क्योंकि 9 गुना भाग उसको जमीन के अंदर रखना होगा, तभी वो अपने आप को बैलेंस रख पाएगा। इस प्रकार की बात को एरी कहता है और इसको वो अपने सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करता है और लकड़ी के टुकड़ों का सहारा लेते हुए अपने इस सिद्धांत को उसने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहां तक जॉर्ज एरी का मत था। तो जॉर्ज एरी थे, उन्होंने इस सिद्धांत को बताने का प्रयास किया और कहा कि विभिन्न स्तंभ का जो है, यहीं पर रोक देता हूं मैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो भाग या फिर जो विभिन्न स्तंभ है उनका घनत्व बराबर होता है। एक चीज याद रखिएगा केवल, कि जितने भी जो विभिन्न स्तंभ या कॉलम्स जो होते हैं उनका घनत्व बराबर होता है, क्योंकि इन्होंने लकड़ी के जो टुकड़े लिए सभी का घनत्व एक समान था, लेकिन उसकी गहराई में परिवर्तन होता है। इसको हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिइंग थिकनेस, यानी थिकनेस में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इसे समझ गए होंगे आप। यहाँ तक एरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी क्लास को मैं पूरी रिकॉर्ड करके आपको